आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और ग्लोबल लिटरेचर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ग्लोबल लिटरेचर चैनल के साथ जुड़े होंगे। तो निरंतर साहित्य, इतिहास और भारत के उन महानायकों की चर्चा इस YouTube चैनल पर की जाती है। और आज के इस व्याख्यान में भारत की प्रथम शिक्षिका महिला के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले संघर्षशील और महिलाओं में शिक्षा की ज्योत जगाने वाली अग्रणीय सम्माननीय सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने ऐसे वातावरण में अपने आप को इस समाज में स्थापित ही नहीं किया, बल्कि भारत का पहला महिला विद्यालय खोलकर ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी काम से, किसी भी कार्य से और किसी भी क्षेत्र से पुरुषों से पीछे नहीं हैं। और आज उसी सशक्त भारत की ख्याति प्राप्त महिला के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसका उल्लेख करेंगे। 1848 का साल विश्व इतिहास में इसलिए यादगार है, इसलिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस साल मार्क्स और एंजेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मैनिफेस्टो प्रकाशित करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में हड़बड़ी मचा दी। और भारतीय इतिहास में 1848 का साल इसलिए भी यादगार माना जाना चाहिए क्योंकि इस वर्ष सदियों से सताए व कुचले हुए व दबे हुए लोगों को अपनी नियति को बदलने के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर में सावित्रीबाई फूले ने आवाज उठाई। उन्होंने जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन रूढ़िवादी परंपराओं की खिलाफत की, मुखालफत करते हुए घोर विरोध किया और भारत के पहले एक विद्यालय को खोलकर यह साबित कर दिया कि महिलाएं विकास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से किसी भी रूप में और किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। मात्र 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले के साथ विवाह गठबंधन में बंधने वाली सावित्रीबाई फूले जीवन के संघर्ष और उस संघर्ष में वातावरण में 3 जनवरी 1931 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में नौगांव में एक संपन्न किसान परिवार में पैदा हुई। जीवन के प्रारंभ से भेदभाव के संघर्ष करते हुए महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए और महिलाओं के विकास को और महिलाओं को शिक्षित करने की अति आवश्यकता है, ये उन्होंने चिंतन और मनन किया। और असमानता को मान्यता देने का विचार उन जातियों, जो उच्च जातियों में रूढ़िवादिता के कारण भरी हुई थी, उन पर कटाक्ष करते हुए और शिक्षा के एकाधिकार को खत्म करते हुए और वंचित दलितों, निर्धनों और उन गरीब लोगों की सहायता के लिए वो निकल पड़े। पुणे के समाज में उस दौर में प्रभाव रखने वाले पेशवाओं की शासन नीति बखूबी चल रही थी। उनकी शासन नीति में महिलाओं को पुरुषों की
उपयोग की वस्तु मात्र माना जाता है। मित्रों, बड़े खेद के साथ मैं अपने व्याख्यान में इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि भारत एक संस्कारी देश है और भारत की संस्कृति पूरे विश्व के लोग मानते हैं। भारत की सभ्यता को जानने के लिए लाखों रुपए खर्च करके लोग भारत की यात्रा करते हैं और 1848 की जो घटना सावित्रीबाई फुले आपके सामने रख रही है, ये बड़े खेद का चिंतन है, ये मनन का चिंतन है कि महिलाएं पुरुषों के उपयोग की वस्तु है। ऐसे तो हम आज 21वीं सदी में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन कितने ऐसे घर हैं जो महिलाओं को बराबर का दर्जा देने में कामयाब हो रहे हैं। आज अगर हम आंकड़े उठा के देखें और सावित्रीबाई फुले के विचार के साथ हम समन्वय करें, अगर उसकी कंपैरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मित्रों कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है। आज भी पुरुष महिला को उपयोग की वस्तु मानता है, उपयोग की वस्तु के साथ साथ पैर की जूती मानता है। और हम अपने आप को 21 सदी में विकासशील देश की परिभाषा से परिभाषित करते हैं। आज भी महिलाओं की हत्या हो रही है, आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और आज भी दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को प्रबल रूप से भारत में लोग मान्यता दे रहे हैं। मैं ये अपने व्याख्यान के माध्यम से लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि जीवन का आधार मानव के उस आधार से बड़ा नहीं है। मानव को अगर मानव नहीं समझोगे, इंसान को इंसान नहीं समझोगे, चाहे वो पुरुष है और चाहे वो महिला है, उसके अधिकार की अगर हम बात नहीं करेंगे, और क्या उन महिलाओं के अधिकार की बात कोई विदेश का नागरिक आके करेगा? ये बड़ा चिंतन और मनन का विषय है। और इन सब बातों के साथ में एक और बात जोड़ रहा हूं, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जनजाति, और जिसको समाज में छोटी जाति के नाम से भी जाना जाता है। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वो शूद्र वर्ण की बात कही जा सकती है। आजादी के 72 वर्ष बाद भी हम नारी को वो सम्मान नहीं दे सके, अनुसूचित जनजाति के लोगों को वो सम्मान नहीं दे सके, उत्पीड़ित लोगों को हम वो सम्मान नहीं दे सके, और निरंतर हर वर्ष उन गरीबों के साथ, उस वंचितों के साथ नित्य प्रतिदिन घटनाएं, बलात्कार और हत्याएं जैसी घिनौनी बात हर रोज हम भारत के उन अखबारों में पढ़ने को देखते हैं। इसकी लंबी बात हो जाएगी, लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन एक बात जरूर मैं आपके साथ साझा करूंगा कि आप अगर 21वीं सदी में उन महानायकों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न कर लें, धारण करने की सोच बना लें, तो भारत भी सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत भी विकासशील और प्रगतिशील देश बन सकता है। उनको अपने साथ एक घंटी लेकर चलना पड़ता था। ये सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं बता रहा हूं, और उनकी एक छोटी सी घटना, जब सावित्रीबाई फुले घर से
निकलती थी और इसकी परछाई को भी उच्च जातियों के लोग अपवित्र मानते थे। उनको अपनी कमर में पेड़ की डाली बांधनी पड़ती थी, जिसे सड़क पर चलते समय वह सतल बरहाती रहे। उनको गले में एक थूक दान लटकाना पड़ता था, जिससे कि उसका थूक सड़क को गंदा ना कर सके। मित्रों, बड़ा चिंतन का विषय है और हृदय को आघात पहुंचाने वाली बात है कि इस भारत देश में उन अनुसूचित जाति के लोगों की, उन महिलाओं की क्या दशा रही होगी, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी कि ये वो भारतीय समाज है, वो भारतीय संस्कृति है, ये वो भारतीय साहित्य है। यहाँ मुगलों को तो हम आत्मसम्मान दे सकते हैं, या हुनों को तो हम आत्मसम्मान दे सकते हैं, या अंग्रेजों को तो हम सिर पर बिठा सकते हैं, लेकिन भारत के उन वंचित, बेसहारा, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो अपने पीठ के पीछे छड़ी बांध के चलें, ताकि उनको पैरों के निशान सड़क पर ना पड़े। ये गहराई से चिंतन करने की बात है और इस पर मनन करने की बात है कि भारत कब सोने की चिड़िया थी और भारत कब विकासशील हुआ, और भारत में आज भी आज़ादी के 72 वर्ष बाद हम उस प्रकार की पीड़ाएं आज भी गांवों में देखने को मिलती हैं। उनको अपने हाथ में एक घंटी लेकर चलना पड़ता था, जिससे कि ऊंच जाति के लोग उसकी आवाज सुनकर इधर हो जाते या समय रहते रास्ता बदल लेते। अछूतों को पवित्र मंत्रों का उच्चारण तक सुनने की अनुमति नहीं थी। इस माहौल में अछूतों के लिए पढ़ाई लिखाई की बात दूर है, उनको मानव ही नहीं समझा जाता था। मित्रों, अगर हम 15वीं सदी की बात करें, ये तो 1831 के बाद की घटना है। मैं तो संत रैदास के जन्म की घटना की बात कर रहा हूं, और बार बार रैदास ने लोगों को, समाज को ये बताने का प्रयत्न और प्रयास किया कि मानव का जीवन एक बार ही मिलता है, और अगर वो जीवन हम ऊंच नीच, छोट बड़े, जाति भेदभाव, वर्ण व्यवस्था में व्यतीत कर देंगे तो दोबारा ऐसा जन्म नहीं हो सकता। और उसको अनुसरण करते हुए सावित्रीबाई फुले ने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने निश्चय किया कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, शिक्षा एक ऐसा बाण है जो भेदभाव को खत्म कर सकता है। लेकिन उनकी सोच यहाँ भी छोटी पड़ गई है। आज समाज शिक्षित है, आज समाज पढ़ा लिखा है, और देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में, देश के उच्चस्थ चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो बम्बे विश्वविद्यालय है, चाहे वो जेएनयू विश्वविद्यालय है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय है, चाहे वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, और चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय, और चाहे वो चेन्नई विश्वविद्यालय है, चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय है। मित्रों, जहाँ शिक्षा और शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों का जमावड़ा रहता है, वहाँ भी जाति और छोट बड़े का प्रभाव आज भी निरंतर देखने को मिलता है। अगर हम शिक्षित होकर भी और आज़ादी के 70 और 72 वर्ष के बाद भी हम इस ज्योति को
इस आग को नहीं बुझा पा रहे, तो यह उस शिक्षक समाज को लानत है। भारत देश के उन राजनीतिक लोगों पर लानत है कि वह भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, ऊंच नीच की व्यवस्था को, छोट बड़े की व्यवस्था को समाप्त करने में कोई भूमिका और योगदान नहीं दे रहे। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस अराजकता के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला लिया और महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। सावित्रीबाई फूले को इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए ज्योतिबा फूले ने प्रशिक्षित किया। जब यह बात ज्योतिबा फूले के पिता कानों तक पहुंची तो रूढ़िवादी लोगों के डर से बेटे को घर से निकलने की धमकी दे डाली। मित्रों, अगर 1831 के बाद की अगर हम चर्चा करें तो ये घटनाएं रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं। लेकिन अगर 1831 के बाद की घटनाओं को अगर 2020 में दोहराया जाए तो इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है और उस समाज को समझने की आवश्यकता है जो उनके साथ शोषण कर रहा है, जो शोषित समाज का शोषण हो रहा है, अनुसूचित जाति का शोषण हो रहा है और आज भी वो सामंत प्रथा इन लोगों के साथ निरंतर बस्तूर जारी है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने एक दूसरे का साथ दिया और पढ़ाई जारी रखी। ज्योतिबा ने सावित्री फूले को प्रशिक्षण स्कूल में भर्ती करवाया, जहां वो मुस्लिम महिला फातिमा शेख के साथ ऊंचे अंक से उत्तीर्ण हुई। इसके बाद ज्योतिबा ने सावित्री के साथ मिलकर 1848 में बालिका विद्यालय स्थापित किया, जिसमें प्रवेश लेने वाली लड़कियां अलग अलग जातियों की थी। मित्रों, न साधन है, न पैसा है, केवल है शरीर और उसका दिमाग। अगर उन्होंने अपने इस दिमाग से काम नहीं लिया होता तो शायद भारत में जो महिलाओं की दशा है वो बहुत भिन्न होती। मैं तो कहता हूं कि भारत की सब महिलाओं ने अपने अपने घर में सावित्रीबाई फूले की फोटो लगा के उसको पूजना चाहिए, उसकी आरती उतारनी चाहिए कि ऐसी सशक्त महिला ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम तक पहुंचाया और आज जो शिक्षित महिला हैं पूरे भारत में उन्हीं की देन है। सावित्रीबाई फूले के लिए कठिन कार्य था, क्योंकि उस दौर में मान्यता थी कि महिलाओं के पढ़े लिखे होने से उसके पतियों की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। इस पर भी चिंतन और मनन करने की बात है। ये ब्राह्मणवाद की नई चाल थी, नई सोच थी, ताकि महिलाएं शिक्षित ना हों और महिलाएं शिक्षित हुई तो ऐसे पाखंड का उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि अल्प आयु में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि आज जो महिलाएं पीएचडी या डिलीट हैं और उनके पति आज भी जिंदा हैं, क्या आप इस मान्यता के विरुद्ध खड़े हैं और इसका विरोध कर रहे हैं? ये भी विचार और मंथन की बात है। सावित्रीबाई फूले जब घर से बाहर अपने विद्यालय की तरफ जाती थी तो प्राणपंथी पुरुषों की झुंड उनके पीछे पड़ जाते और उन्हें अपशब्द कहते हुए सावित्रीबाई फूले ने विद्यालय में पढ़ने का कार्य था वो उन मजबूरी में आके छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे किंतु निरंतर प्रयास से वह अपने कार्य में सफल रही। उन्होंने और अधिक विद्यालय खोले। अंततः ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया और 1852 में सरकार की ओर से ज्योतिबा और सावित्रीबाई दोनों का अभिनंदन विश्राम बाग में किया। मित्रों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा माध्यम है हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है और चाहे वो महिला है और चाहे पुरुष है।
ये तीर कभी खाली नहीं जाता। और सावित्रीबाई फुले ने ये साबित कर दिया कि पूरा जो पाखंडी समाज है वो उसके विरोध भले ही करे, लेकिन मैं महिलाओं को शिक्षित करके ही दम लूंगी, चाहे उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े। ज्योतिबा और सावित्रीबा समस्त प्रकार के सामाजिक पक्षपात के विरुद्ध लड़े और उस लड़ाई में वो कामयाब भी हुए। उन्होंने प्रसूति महिलाओं के लिए प्रसूति गृह की स्थापना की, जिसका नाम रखा बाल हत्या प्रतिबंध गृह। वे हिंदू समाज में विधवाओं की दशा पर चिंतित हुए। दोनों ने मिलकर नाइयों को धिक्कारा और नाइयों की हड़ताल का संगठन किया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे विधवाओं का मुंडन न करें। ऐसी भारत में प्रथाएं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुझे अपने पति पर उसके कार्यों के लिए गर्व है, तुम्हें उनकी आलोचना करने की हिम्मत है, कैसे हुई है? तुम अपने गोद में कुत्ते बिल्ली को चढ़ाते हो, परंतु मनुष्यों को स्पर्श से तुम्हें लगता है कि तुम अपवित्र हो जाओ। ये इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि 1850 से पहले भी कुत्ते बिल्ली तो पालने के लिए हर आदमी तैयार होता था, लेकिन किसी दलित, किसी वंचित और पिछड़े लोगों को साथ मिलकर और उनसे स्पर्श कर कर यह पवित्र हो जाना, यह बात हजम नहीं होती। सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि मेरे पति सच्चे में महापुरुष हैं और वो उनके कहे गए रास्ते पर ही चलती थी। ज्योतिबा फुले ने 1890 में शरीर छोड़ दिया। उसके निधन के बाद सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक मंडल का दायित्व संभाला। प्लेग पीड़ित राहत शिविरों में काम करते हुए सावित्रीबाई प्लेग की शिकार हुई और 10 मार्च 1897 को उसके प्राण छूट गए। मित्रों, 1831 में उनका जन्म हुआ और 1890 में हिंदुस्तान में प्लेग की जो महामारी थी और प्रचंड रूप धारण कर रही थी, और उसमें सावित्रीबाई फुले ने जो लोगों का दायित्व संभाला, जो लोगों को जो पीड़ाएं थी उस पर दवा लगाने का काम किया। यही सावित्रीबाई फुले की संघर्ष की गाथा है और जो यातनाएं, जो सामाजिक यातनाएं उन्होंने झेली और मुल्क की आधी आबादी के लिए शिक्षा का मार्ग खोला, जिसका सम्मान आज तक समाज ने उनको नहीं दिया है। अगर देश में आधी आबादी महिलाओं की है और वो आधी आबादी अगर शिक्षित है, तो मित्रों, मैं तो सावित्रीबाई फुले को ही ये सब अधिकार दे रहा हूं और मन में एक भाव के साथ ये विचार भी व्यक्त कर रहा हूं, अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज भारत की महिलाएं भी इतनी शिक्षित नहीं होती। मैं ऐसी शिक्षिका को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और जहां जहां उनके कदम पड़े हैं उस मिट्टी को मस्तक पर लगाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि भारत के ऐसे समाज में सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया और पूरे विश्व में ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और वो जब ठान लेती हैं तो उस कार्य को संपन्न कर देती हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग,
दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चेयरमैन ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत, प्रधान संपादक शोध दर्पण पत्रिका। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि ग्लोबल लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत के उस महान नायकों की कहानी लेख आप सुन सकें और उसके प्रचार प्रसार हेतु आप अपना योगदान दे सकें। जय हिंद।